अस सी। किसी को कुछ भी हो कंफ्यूजन तो बीच में पूछ लीजिएगा। देखिए कुल मिलाकर इस प्रकार से अगर हम पढ़ें एक्सटर्नल सेक्टर को तो आई थिंक वी विल डू अ गुड जॉब and we will cover all the topics. Just for your information, my dear friends, just in case you did not have time to go through previous year question papers still, despite our repetitive requests, if you still have not had time to go through the previous year's question papers, then it is my duty to tell you that the most visited 4 or 5 topics in Indian economy in the last 7 years are these. Number 1, planning and development. Number 2, saving, capital formation, investment. Number 3, money supply, banking and monetary policy. Number 4, public finance and fiscal policy. Number 5, external sector. You can, at your own leisure, at your own time, at your own convenience, you can go through all the previous year papers and you will find that this is what it is. ये 5 टॉपिक ही हैं घूम घुमा के जिनसे 80% सवाल आ जाते हैं और उतना ही आपको अटेम्प्ट करना भी है। कुल मिलाकर बात यह है घूम घुमा के उतने में काम हो जाता है, बाकी भी कर लेंगे आप, लेकिन इसको कोर एरिया अगर आप ठीक से समझ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो अब हम 5वें और फाइनल टॉपिक पे हैं, विच इज एक्सटर्नल सेक्टर। तो अगर हम इस चैप्टर में अगर हम ठीक से क्या क्या समझ जाएं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट समझ जाएं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का आपस का जो मसला है वो समझ जाएं, ठीक है, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट समझ जाए, करेंसी की कन्वर्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट इशू, जनरली इस पे बात नहीं होती है, छूट जाता है हम लोगों से। ट्रेड और इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो रही है सरकार की और वो किस हद कैसे उसने अपनी यात्रा तय की है और किस हद तक वो जिम्मेदार है, जहां हम आज हैं वहां तक लाने के लिए किस तरह जिम्मेदार है। वेरी इंपॉर्टेंट एफडीआई पॉलिसी, बहुत इस पर बात होती रहती है, आपने तो सुना ही होगा, है ना, दोनों पे बहुत बात होती रहती है, एफडीआई और एफआईआई। तो पहले जानेंगे आज हम कि ये क्या होता है भाई, एफडीआई एफआईआई क्या होता है, कैसे होता है ये चीज, और फिर हम उसकी पॉलिसी जो है उसका महत्व समझेंगे। और फिर ये रिक्वेस्ट आई थी आप लोगों में से कुछ लोगों के कि एक बार वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को ठीक से समझ लिया जाए कि जो जितने ऑर्गेनाइजेशन है इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल सेक्टर से भी रिलेटेड जितने भी हैं, जैसे अपना WTO हो गया, डेवलपमेंट बैंक्स हो गए जो हैं, वर्ल्ड बैंक अपने आप में है, IMF है, उनका क्या रिलेशनशिप है आपस में, और इंडिया से जो है वो कैसे इंटरेक्शन रहा है उनका, और क्या हम सुधार कर सकते हैं उस चीज में। ये सब चीज अगर हम जानेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं बिना किसी फर्दर एड्यू के, लेट्स स्टार्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझने के लिए सबसे पहली चीज आपको जो जाननी चाहिए वो ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो बात है वो अचानक से महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इंडिया ने एक क्लोज्ड इकोनॉमी से जो है वो, जस्ट अ मिनट, पेन में कुछ दिक्कत है, इंडिया ने क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन किया है कि नहीं है। तो पहले क्लोज्ड इकोनॉमी का देख लीजिए, कुछ अलाइनमेंट गड़बड़ा गया है लेकिन कोई बात नहीं। क्लोज्ड इकोनॉमी की स्थिति देखिए क्या होता है कि ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, उसका ये कन्फाइंस है, ठीक है, उसकी बाउंड्रीज है। तो एक तरह से कह लीजिए यही मार्केट का स्ट्रक्चर है, यही मार्केट है, दीज आर द कन्फाइंस ऑफ द मार्केट। अच्छा एक बात और पहले ही बता देता हूं कि आज कुछ मेडिकल एक्सीजेंसी चल रही है अभी फिलहाल मेरे वहाँ एक्सटेंडेड फैमिली में, तो इसलिए बीच में अगर क्लास बीच में डिस्टर्ब हो सकता है फोन आने पे, ये आप ध्यान रखेंगे, बस इतना सा, ठीक है। तो वापस आते हैं इस पर कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, यही घूम घुमा के इन्हीं दो पे हम गेम खेलते हैं और इनके बीच का इक्विलिब्रियम जो होता है यही तो हम अभी तक सीखे हैं कि जो है प्राइस जो है वो इन्हीं के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करती रहती है। Isn't it what we have understood as the law of demand and the law of supply? What is the sum total of those two laws? What is the crux of those two laws? क्या हमने पढ़ा उसके बारे में
कि प्राइस जो होती है किसी भी गुड की, अगर मार्केट में कंपटीशन है, यानी नॉर्म ऑर्डिनरी मार्केट है, उसमें कोई डिसरप्टर्स नहीं है, तो प्राइस जो होती है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस जो होती है वो अपने आप को एडजस्ट करती रहती है, और प्राइस एक सिग्नल की तरह काम कर सकती है। किसी का प्राइस गिर रहा है, किसी का प्राइस उठ रहा है, उसके आधार पर आप उसके डिमांड और सप्लाई के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। यही बात हो रही है बस, ठीक है। तो जब तक इकोनॉमी क्लोज्ड है दोस्तों, तब तक तो ठीक है, समझ में आ रहा है भाई कि हमको सिर्फ इतनी ही चिंता करनी है कि व्हाट इज द एग्रीगेट डिमांड, व्हाट इज द एग्रीगेट सप्लाई। तो बहुत सारे इंटरवेंशन ऐसे हैं जो डिमांड साइड के इंटरवेंशन है कि नहीं है, कि जो है ये कर दो, मनी सप्लाई को ऐसे कर दो, ये चेंज कर दीजिए फिजिकल पॉलिसी में, उसमें वो कर दीजिए, मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसा कर दीजिए कि एग्रीगेट डिमांड पे ये फर्क पड़ जाए, यही सब तो करते आए अभी तक। और बहुत सारी सरकार ऐसे स्टेप्स ले सकती है जो सप्लाई साइड पे हो, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भाई इन्वेस्ट कर दीजिए, जो है प्रोडक्शन को जो है सब्सिडाइज कर दीजिए, ये सब करेंगे तो भाई सप्लाई साइड में आप कर रहे हैं कुछ ना कुछ। कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार डिमांड और सप्लाई को अगर अच्छे से समझ ले तो मोर और लेस हम कह सकते हैं कि अपनी इकोनॉमी के बाउंड्रीज के अंदर की चीज वो संभाल सकती है या प्रयास कर सकती है उसको संभालने का। तो क्लोज्ड इकोनॉमी का चैलेंज तो सिर्फ इतना ही है। दिक्कत कहां आती है, दिक्कत मतलब चुनौती कहां आती है, जब आप क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन करते हैं, तब दिक्कत क्या आती है भाई। देखिए कि आपको आपकी जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है, ये दोनों ही, अब तो ये एक्चुअली बाउंड्री खुल गई एक तरह से, देखो ना, ये ऐसे हो गया ना मामला। अब ये पूरा आप कहें तो एक पूरा ये मार्केट हो गया, ठीक है। तो अगर ये पूरा मार्केट हो गया है एक दोस्तों, तो अब बताएं कि दिक्कत क्या है इसमें। दिक्कत ये है कि अब जो एक्सटर्नल डिमांड है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो डिमांड है या जो उनकी जो समझ लीजिए सप्लाई है, उसका भी प्रभाव एक्चुअली अब कहिए तो इसका बहुत ज्यादा रोल रह नहीं गया इस चीज का। अरे क्या हो गया भाई पेन में। इन बाउंड्रीज का आपको रोल बहुत महत्वपूर्ण रह नहीं गया, बिकॉज वो बहुत बढ़िया डायलॉग है ना ट्रांसपोर्टर मूवी में, ट्रांसपोर्टर टू थी या जो भी थी, कि देयर आर नो मोर नेशंस माय डियर फ्रेंड, देयर आर ओनली इकोनॉमिक रियलिटीज। तो बहुत ही बढ़िया लाइन है वो एक्चुअली। तो नेशंस का जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में, जो कंट्री और नेशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़ा थोड़ा जो है रीडिफाइन हो रहे हैं, और इस बाउंड्री का बहुत ज्यादा मतलब रह नहीं गया। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की डिमांड और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की सप्लाई, ये दोनों ही फ्लूइड हो चुके हैं, आपस में मिल चुके हैं। तो अब मान लीजिए आप इसका ही सिर्फ हिसाब लगाए बैठे हैं, हम और आप बेचारे इसका हिसाब लगा के बैठे थे तब तक, क्योंकि अब इकोनॉमी ओपन है, इसलिए हमारे एक इंडियन ने, हमारे एक भारतीय साथी ने क्या किया कि बाहर से कुछ इंपोर्ट कर लिया। बाहर से इंपोर्ट करेगा तो जो पैसा है, मनी है, वो लीक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। मनी सप्लाई जो है, जो इंडियन रुपीज में मनी सप्लाई है, वो डॉलर में बदल के उसका इंपोर्ट का बिल दे देगा कि नहीं दे देगा। तो हो गया ना, दिक्कत हो गई कि नहीं हो गई तुरंत। यस। अब इसका, अब आप इन दोनों के बीच रह जाएंगे तो इसका आपको हवा ही नहीं लगेगा। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई डोमेस्टिक में तो आप समझ रहे हैं, और इंटरनेशनल वाले का कौन ध्यान रखेगा भाई। सो दैट इज व्हाट क्रिएट्स a little complexity, a little complication in the entire equation. Okay? इसलिए ये जो है एक्सरसाइज बड़ी ट्राइपार्टाइट जैसी हो जाती है, मल्टी पार्टाइट हो जाती है, तमाम देशों से आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। और इसलिए ये भूमिका थी कि हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई इसको, एक्सटर्नल सेक्टर को अलग से काहे पढ़ रहे हैं, वही डिमांड सप्लाई का नियम तो लागू होगा। तो उसका जवाब ये है कि वो तो ठीक है, लेकिन अभी तक डिमांड सप्लाई का जो नियम हम पढ़ते आए हैं वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी के हिसाब से ही तो पढ़ा है अभी तक, जितना भी पढ़ा है 90% क्लोज इकोनॉमी के ही सब एग्जांपल से, एक मार्केट का एग्जांपल लिया ना हमने। अब मार्केट बड़ा हो गया तो बाहर के भी फैक्टर्स का आपको हिसाब किताब रखना पड़ेगा ना भाई। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ओके, अच्छा भाई, तो फिर इसी में बात आती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कोई चीज होती है भाई। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, सवाल यह आता है कि ये क्या होता है भाई। तो बहुत सिंपल है, इसको समझना बहुत ही आसान है। देखिए, जब हम ये इक्वेशन बनाए थे, अभी अभी जब ये इक्वेशन बनाया था ना, इसे क्लीन कर देते हैं, तो हमने जो शब्द लिखा वो लिखा इंपोर्ट। तो इससे नेसेसरीली ये आता है, आभास आता है। जो उदाहरण हमने लिया उससे ये आभास जो है सहज रूप से आता है कि कोई चीज खरीदी है उसने, खाएगा पिएगा या पहनेगा, वही चीज है और क्या। कुल मिलाकर इतनी यही बात तो है
कि एक आदमी, हमने उदाहरण लिया कि एक आदमी है, उसने कुछ इंपोर्ट कर लिया और उसका पैसा दे दिया, तो ये आदान प्रदान जो हुआ, इसलिए ये जरूर ट्रेड की बात हो रही है कि कुछ खरीदा गया है, बेचा गया है, कुछ ऐसा हुआ है। ओके फाइन। लेकिन क्या सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सामान आएगा जाएगा? नहीं, अगर इकोनॉमी फ्री है, खुली हुई है, तो गुड्स का ट्रेड होगा और सर्विसेज का भी ट्रेड हो सकता है ना। कुछ सर्विसेज हैं जो आउटसोर्स नहीं हो सकती, कुछ हो सकती हैं। जैसे इंडिया में जो अगर कोई सैलून खोले हुए है, तो वो दूसरे देश में किसी सैलून वाले को ट्रेनिंग दे सकता है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इंडिया का सैलून वाला अगर एक्सपर्ट है, जो भी, भैया देख लियो स्पेलिंग इसकी सैलॉन टाइप की बोलत है लोग, जो भी है, तो जो भी ये सैलॉन है, वो जो है यहाँ से दूसरे किसी सैलून को ट्रेनिंग दे सकता है। दैट इज वन काइंड ऑफ सर्विस। ओके। लेकिन यहां बैठे बैठे वहां के किसी कंज्यूमर का बाल नहीं काट सकता। ठीक है, समझ गए बात को? तो आप एक ही उदाहरण में दोनों चीज आपको बता दी कि देयर विल बी सम काइंड ऑफ सर्विसेज विच आर ओपन टू बी आउटसोर्स्ड, सम कैन नॉट बी। तो उस हिसाब से वो डिस्टिंक्शन दिमाग में रखिएगा कि ट्रेड ऑफ गुड्स भी हो सकता है, और जिनका पॉसिबल है उनका ट्रेड ऑफ सर्विसेज भी हो सकता है। ठीक बात है। लेकिन क्या बात यही रुक जाएगी? बस ट्रेड तक ही रुक जाएगी? ये जो सैलून वाला है, सुनो ध्यान से हमारी बात, आगे जब ये संबंध आगे बढ़ा, ये सैलून वाले का इस वाले से बढ़ा आगे, जब संबंध, दोस्ती हो गई अच्छी सी, सब कुछ बढ़िया हो गया, तो ट्रेनिंग दिया और 4-5 साल से जो है वो आपस में जो है संबंध बन गया। तो आवश्यकता पड़ने पे इस भाई को जो है वो $1000 की जरूरत पड़ी, या पैसे की जरूरत पड़ी, चाहे डॉलर रुपया चाहे जो करो, तो ये उससे उधार भी तो मांगेगा। अगर दोस्ती बहुत पक्की है तो अगर उसको यहां से नहीं मिला कुछ, तो उधार भी मांग सकता है कि नहीं मांग सकता है? सिंपल सी बात है। वो उसका पैसा नहीं है, उसको वापस करना है। तो ये जो उधार था और जो ट्रेनिंग के बदले में पैसा मिला था, उसको कलर बदल दें। ट्रेनिंग के बदले में जो पैसा मिला था उसको रेड कर देते हैं। ट्रेनिंग के बदले में पैसा मिला था वो रेड है, यानी कुछ दिया और उसके बदले में कुछ लिया। अब यहां पर क्या है, जो ग्रीन वाला है वो है उधार, कैपिटल उधार ली, बोरो किया कि बेटा थोड़ा पैसा देना यार, जरूरत पड़ गई, दे देंगे तुमको, इंटरेस्ट के साथ दे देंगे। तो ये तो कैपिटल का फ्लो है। और ये किसका फ्लो था? लाल वाला। आप समझ रहे हो तो जान जाओगे, अब तो फटाफट जान जाना चाहिए। लिखो चैट बॉक्स में, ये किस चीज का फ्लो है? आज पेन को भी कुछ दिक्कत हो गई। ये रेवेन्यू का फ्लो है दोस्तों, है ना। ये रेवेन्यू का फ्लो है और ये कैपिटल का फ्लो है। एक एग्जांपल में दोनों समझ गया। तो इस तरह की चीजें जो एसेट, लायबिलिटी, इन सब चीजों से संबंधित है, वो सब लॉन्ग टर्म होती है और वो इनकम नहीं होते हैं आपकी, वो सब कैपिटल टाइप के फ्लो होते हैं। और दूसरा आपने देख ही लिया कि जो आदान प्रदान से, सर्विसेज के, गुड्स के, इन सब से हो, वो रेवेन्यू के फ्लोज हो गए। ठीक है, तो रेवेन्यू टाइप के फ्लो हो सकते हैं। तो जब ये व्यक्ति, यही जो सैलून वाला व्यक्ति है दोस्तों, जब ये अपना हिसाब किताब बनाएगा, ठीक है, जब अपना हिसाब किताब बनाएगा, तब ये जो उससे 100 रुपये आया था, ट्रेनिंग का फीस आया था, और जो 1000 रुपया आया है उधार, क्या ये अपनी इनकम 1100 रुपया लिखेगा? अनलेस की इनकम 1100 तब लिखेगा जब वो कहते हैं ना कि हमसे उधार वही ले जिसका पुनर्जन्म में विश्वास हो। हमको उधार वही दे जिसका पुनर्जन्म में विश्वास हो, क्योंकि हम वापस नहीं पाइएगा हमसे। तो या तो वो सोच लिया हो इसने, तब ठीक है, लेकिन वो सिचुएशन ठीक है, छोड़ दीजिए। तो ये बी है, मान लीजिए ये ए है, तो ए और बी दोनों ही अपनी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? 100 रुपीज को बी कैसे लिखेगा? व्हाट इज 100 रुपीज फॉर बी? इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। ठीक है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह हो गया। इसको क्या लिखेगा? ये कैपिटल एक्सपेंस के, चलो एक्सपेंस कह लो अभी, या कैपिटल आउटफ्लो कहना चाहिए। एक्सपेंस नहीं है, ये तो वापस आना ही है। तो ये कैपिटल आउटफ्लो, चलो इसको ऐसे ही टर्म लिख देते हैं। ये रेवेन्यू आउटफ्लो हुआ और ये कैपिटल आउटफ्लो हुआ। समझ गए? इनके लिए क्या है, ये 100 रुपया रेवेन्यू इनफ्लो है और ये कैपिटल इनफ्लो है।
क्लियर सबको? अब इससे ज्यादा इस पर समय खर्च करना नहीं है, प्रोफेशनली एकदम चलना है आगे। तो जो चीज रेवेन्यू नेचर की हो वो समझ लीजिए यहाँ है, और जो कैपिटल नेचर का हिसाब किताब है वो यहाँ है। 100 रुपए वाला हिसाब किताब इसमें रहता है, और 1000 रुपए वाला जो हमने देखा वो हिसाब किताब इसमें रहता है। बहुत सिंपल है पूरी कंट्री के लिए। अब हम पूरी कंट्री पे आ जाते हैं, ठीक है। तो गुड्स हो सकते हैं, सर्विसेज हो सकते हैं, और कुछ ट्रांसफर्स हो सकते हैं। बोला अरे उधार उधार की क्या बात कर रहे हैं आप? ये अगर बोले कि उधार की क्या बात करते हैं यार, आपने आपके ट्रेंड 100 रुपए का फीस से हमने इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। सिर्फ 100 रुपए आपको फीस दिया, आपने जो टेक्निक हमको सिखाई कि जिनके बाल घुंघराले हों उनके बाल कैसे काटें ठीक से, उस टेक्निक की वजह से मुझे 10,000 रुपए का फायदा यहाँ पर हुआ है। आप क्या बात करते हैं 1000 रुपए का, आप लोन की बात क्या करते हैं? मैं आपको 1000 रुपीज गिफ्ट दे देता हूँ, आपको गिफ्ट कर देता हूँ, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है। या अब मैंने जो ऐसे देखिए इसको, जो मैंने प्रॉफिट कमाया है 10,000 रुपए का, उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। तो उसलिए आप इस प्रॉफिट में से मैं आपको शेयर दे रहा हूं, आप गिफ्ट भी मत समझिए, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों खराब हो। आप समझिए कि हम दोनों पार्टनर हैं, और मैंने आपके स्किल्स के इनपुट से जो भी यहाँ कमाया है 10,000, उसको मैं आपका शेयर वापस कर रहा हूँ। 1,000 कह लो, 5,000 कह लो, जैसे इसकी श्रद्धा हो, है ना, जैसे इनकी श्रद्धा हो। तो गिफ्ट्स, ग्रांट्स, रेमिटेंसेस जो दे दिया, वापस लेने की उम्मीद नहीं है। तो करंट अकाउंट में कैसी चीजें होती हैं? ये पक्का है कि पैसा जो जाएगा वो वापस नहीं आएगा। कंडीशन नंबर 1, जो पैसा जाए और वापस ना आवे, या भारत के परिप्रेक्ष्य से कह लीजिए कि जो पैसा आवे और उसे वापस देने की मजबूरी ना हो, वो रेवेन्यू अकाउंट कह लीजिए। दूसरा कैरेक्टर कि जो आया है या तो उसके बदले हमने कुछ दिया है, या हो सकता है कुछ भी ना दिया हो, किसी के दया से, प्रेम से, किसी के मेहनत से हमको मिल गया, हमारी मेहनत नहीं इन्वॉल्व है। तो यानी पैसा आएगा और वापस नहीं जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, उस पैसा आने के बदले में हमारी मेहनत लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है। तो मेन कैरेक्टर वही है कि पैसा आया है और जा नहीं रहा है वापस, हमें वापस करने की कोई बुरी नहीं है, और वो हमारी इनकम है, इसलिए ये करंट अकाउंट में रहता है। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि कैपिटल में क्या रहता है, ऑब्वियसली जिसमें ये कैरेक्टर नहीं है वो सब कैपिटल अकाउंट में जाएगा। फाइन, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो भाई कुल मिलाकर बात यही है कि भाई या तो गुड्स होंगे, जो अभी हमने तय किया, गुड्स होंगे, सर्विसेज होंगी, या ट्रांसफर्स होंगे। ट्रांसफर समझ ही गए होंगे, एक तरफा दे दिया, हमको कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, उसके बदले में दे दिया। सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा यही जान लीजिए कि 2 तरह की होती हैं वो, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम और नेट नॉन फैक्टर इनकम। और इसको बहुत कठिन शब्द वब्द मत समझ लीजिएगा, फ्रेज वगैरह बहुत आसान है। तो फैक्टर इनकम का मतलब क्या हुआ? इससे पहले फैक्टर शब्द कहां सुने थे? याद आया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? हाँ, लेबर है, कैपिटल है, यही सब तो है। लैंड, लेबर, मेहनताना मजदूरी, इससे जो संबंधित हो। कैपिटल कहीं इन्वेस्ट की हुई है, उससे पैसा आ जाए। आदमी सर्विस दे रहा है, उससे पैसा आ जाए। अभी देखा तो था एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल है इसका। तो भाई फैक्टर का मतलब क्या हुआ? जो किसी प्रोडक्शन प्रोसेस से, या कैपिटल के इन्वेस्टमेंट से, या लेबर के इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो, उससे अगर पैसा आ रहा है तो वो फैक्टर इनकम है। यानी एम्प्लॉयज को, जो हमारे एम्प्लॉय है उसको बाहर से पैसा मिल रहा है, इंडिया का एम्प्लॉय है और वो बाहर से पैसा कमा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन में आ जाएगा। इंडिया के किसी व्यक्ति ने यहाँ पैसा लगाया हुआ है बाहर, उससे डिविडेंड आ रहा है, मान लीजिए कंपनी में पैसा लगाया था और डिविडेंड आ गया, प्रॉफिट का शेयर आ गया, अभी बताया तो था। तो वो सब फैक्टर इनकम हो गई। और नॉन फैक्टर इनकम क्या होगी? कि जो हम सेवाएं, ऐसी सेवाएं जो दे रहे हैं जो इनसे संबंधित नहीं है, जो अभी अभी डिस्कस किया, इनके अलावा वाली जो सेवाएं हैं, ठीक है। ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, ऑफिस, ऑफिशियल ट्रांसफर, प्राइवेट ट्रांसफर और मिसलेनियस। ये 8 कैटेगरीज है। एक नया शब्द है जो बताते हुए चलना चाहते हैं, आप जान लीजिए इस चीज को। इनविजिबल्स करके एक वर्ड यूज होता है। देखो भाई, जहां तक ये दिख रहा है, सामान दिखता है ना,
जो सामानवा आ जा रहा है, गुड्स का जो ट्रेड है वो तो दिखाई पड़ता है आंख से, लेकिन उसके पीछे की जो पर्दे के पीछे जो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं कि ट्रांसपोर्ट हुआ, शिपिंग चार्जेस आए, ये सब हुआ, बहुत सारी सर्विसेज दी गई, इंश्योरेंस हुआ कि सामान हमारा नष्ट ना हो जाए कहीं रास्ते में, ये सब इनविजिबल्स है ना। वो सामान को देखने से पता नहीं लगता कि इसके ऊपर कितना खर्चा हो चुका है यहाँ तक पहुंचने में, तो वो इनविजिबल्स है, उन्हें ऐसा समझ लीजिए। तो जितने भी इनविजिबल्स है वो ये है। इंडिया, IMF की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन इंडिया इन 8 कैटेगरीज को रिकॉग्नाइज करता है। यू शुड नो दिस, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सर्विसेज में 2 तरह की इनकम हो सकती है, एक नेट फैक्टर इनकम, एक नेट नॉन फैक्टर इनकम। और ये जो इस बक्से में लिखी हुई है ये इनविजिबल्स कहलाते हैं, ये भी आप जान लीजिए, टर्म है, बताते चलते हैं। अब इस तरफ आइए भाई, जहां बात हो रही थी कि जो है वो वाली चीज, कैपिटल जो कि हमारा नहीं है, जो या तो वापस करना है, ठीक है। जैसे इन्वेस्टमेंट है, कोई आदमी आया बाहर से हम में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, या हमने किसी से उधार लिया है दूसरा, या किसी ने हमें सहायता दी है जो भी वापस करनी है सहायता। उधार और सहायता में क्या अंतर होते हैं कि बोरोविंग्स जो है वो मार्केट रेट पे होती है, और असिस्टेंट जो है जनरल बहुत सारी कंसेशनल भी होती है। सॉफ्ट लोन हो गया, बहुत आसानी से दे दिया कि चलो हम इंटरेस्ट माफ करते हैं, दे देना आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस तरह की चीजें, ठीक है, कंट्री को मिलती है ऐसी भी चीजें। तो इन्वेस्टमेंट हो गया, बोरोविंग्स हो गया और असिस्टेंस हो गया। इन तीनों का जो आदान प्रदान है वो कहाँ लिखा जाता है भाई? वो कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है। बहुत आसान, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज ही नहीं। इन्वेस्टमेंट का 2 हिस्सा यही बता देते हैं, आगे बताने वाले हैं डिटेल में, अभी इतना ही समझ लीजिए कि 2 तरह के इन्वेस्टमेंट आते हैं कंट्री में, ठीक है भाई। कौन कौन से? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 2 तरह का इन्वेस्टमेंट कंट्री में आता है। पोर्टफोलियो, इसको इंस्टीट्यूशनल भी बोलते हैं भाई, FII और फलाना फलाना फैंसी नाम सुने होंगे सब आप, ठीक है। अंतर क्या है दोनों में? दोनों में अंतर यह है कि जैसे 2 ही दोस्त हैं, ध्यान से सुनो हमारी बात, 2 ही दोस्त हैं, A और B, गांव के 2 ही दोस्त हैं भाई ये लोग, ठीक है। अब जो है A गए B के पास, कहीं सुनो बे हम बिजनेस चालू कर रहे हैं, बिजनेस चालू करना चाह रहे हैं। बोले कौन चीज का? बोला चिलम गांजा का। बोला मरवा देगा बे, चिलम गांजा का बिजनेस क्या कर रहा है, इसमें तो बर्बाद हो जाएंगे हम। बोला तुमसे क्या मतलब, रिस्क सब हमारा है, तुम पैसा लगाओगे? तो बोला कि हम लगाएंगे तो, लेकिन चिलम गांजा के बिजनेस में हम नहीं लगाएंगे, ये हमारा नैतिक वो है, ठीक है। तो बोला कि अच्छा ठीक है, बोला हम नहीं, नैतिक रूप से इसको सपोर्ट नहीं करते, हम इसमें पैसा नहीं लगाएंगे। तुम जो भाई बाकी कुछ मदद होती तो हम कर देते, इस चीज में हम पैसा नहीं लगाएंगे, हम इसके खिलाफ हैं, ड्रग्स वक्स के खिलाफ है भाई। तो ए जो है वो होशियार आदमी है, जानता है कि नहीं देगा, वो पूजा पाठ वाला टाइप का आदमी है, देगा नहीं, अविनाश टाइप का आदमी है, तो ये इसमें जो है शायद लगाया उगाएगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या करता है, सी को मान लो ले आया बीच में कि सुनो बे तुम ले लो इससे उधार, हम तुमसे ले लेंगे इसको। ये तीनों दोस्त हैं आपस में, इससे उधार तुम ले लो, तुमसे हम ले लेंगे, कोई दिक्कत का, हमसे इससे मतलब नहीं है। ए से और बी का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, ठीक है। कहने का अर्थ ये क्या है कि वो गांव में कहावत नहीं रहे कि हम तो तुझसे पावा चाहिए, हम ही काहे बता रहे हो कि वो लेके भाग गवा, हम तुमसे पावा चाहिए। तो ये जो पावा चाहिए का मतलब क्या हुआ कि हम यू ओ मी, ओके, दैट्स व्हाट वी से इट इन इंग्लिश, कि आई डू नॉट नो एनी थर्ड पार्टी, कि तुम्हारा पैसा कौन लेके भाग गया, तुमने हमसे लिया था, तुम हमें वापस करो। वही जो तिकड़म है उसको यहां समझ लीजिए अच्छे से, यही चीज A C और B वाला जो कहानी है, इसको ऐसे इस तरह से समझ लीजिए कि अगर कोई डायरेक्ट बिजनेस में पैसा लगाए दे, बाहर का आदमी है, ठीक है, A बाहर का आदमी है, वो बिजनेस में पैसा लगा रहा है सीधे, B का जो बिजनेस था उसमें पैसा लगा रहा है और खुद पार्टनर जैसा हो जा रहा है, ऐसा समझिए कि पार्टनर जैसा हो जा रहा है। क्यों? B ने जो वो हुक्का खरीदा, चिलम गांजा का बिजनेस है मान लो, तो हुक्का जो खरीदा तो हुक्का में पैसा लगा दिया ये। अगर इसने हुक्का टाइप में पैसा लगा दिया तो समझो कि जो है FDI हो गया। और A ने B को पैसा दिया बिना ये जाने हुए कि B करने वाला इसका क्या है, जब जरूरत होगी तो B से ये लेके भाग जाएगा कि हमको पैसा दो, हमको और कुछ नहीं जानना है, हमको इससे मतलब नहीं कि तुम क्या बिजनेस किए, कैसे किए। तो अब तुम ये बताओ कि अगर बिजनेस चौपट हुआ चिलिम हुक्का का, मान लो हम तुम लोग IPS बने और जो है मारे छापा मारे, इस हुक्का बार पे छापा मार दिए B के, तो जो A है वो किस पोजीशन में बेटर है, FDI में पोजीशन में बेटर है कि FII में बेटर है?
रिस्क किसमें कम है उसका। सब लोग समझ गए, तो बहुत मामूली सी बात है कि हमसे क्या मतलब, वो तो एफडीआई भी लिख रहा है कोनो। अरे भाई, इसका पैसा तो इंस्टीट्यूशनली इन्वेस्टेड है ना, उसको पैसे से मतलब है, पैसे ने किसी मटेरियल शेप नहीं लिया है, किसी मटेरियल के रूप में नहीं है, और ना उससे उसका रिस्क है। वो अपना पैसा विड्रॉ कर लेगा यहाँ से, उससे से मतलब नहीं कि छापा पड़ा कि क्या हुआ। तो एफआईआई समझ लो, वो उसके लिए इन्वेस्टर के तौर पर ज्यादा सेफ है एक तरह से देखो तो, है ना। जब चाहे तो उसे विड्रॉ कर सकता है। लेकिन अगर ये हुक्का वाला हुआ मामला, अगर पैसा हुक्का में लगाया है, तो पैसा वापस कैसे आएगा इसका, कैसे पैसा वापस आएगा। इसमें तो सवाल ही नहीं है। अगर ये इलीगल बिजनेस ठहरता है तो ये तो जब्त हो जाएगा ना, तो ये तो गया, आईबा नहीं करेगा। जो चिलिम वाले लोग हैं समझ रहे हैं, तो इसकी इसकी जैसे संजीदगी को नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें तो पैसा नहीं ही आएगा। ठीक है, लेकिन उदाहरण ले लीजिए कि मान लीजिए सिर्फ जो है बस बिजनेस थोड़ा ठप हो गया, तो जब तक ये चीज बिकेगी नहीं, अब जब तक ये हुक्का बिकेगा नहीं या परफॉर्म करना नहीं शुरू करेगा, तब तक उसका पैसा वापस नहीं आएगा। अब बी के पर्सपेक्टिव से देखो, जो बी है उसके पर्सपेक्टिव से देखो कि बी किस रूप में चाहेगा कि लोग पैसा लगावें। इसको बनाने की जरूरत नहीं, तो वैसे ही समझ जाओ। बी क्या चाहेगा कि लोग कैसे, हाँ, बी चाहेगा कि रिस्क में आप आओ, बराबर के शामिल हो, एकदम से कभी ऐसा जरूरत ना हो अगर पैसा मांगने खड़े हो जाओ। अगर पैसा मांगोगे तो हम क्या कहेंगे कि ये ले लो, यही ले लो, ये ले लो, यही है जो है, तो हर सब पैसा यही लगा हुआ है, जान ले लो हमारा। ठीक है, हुक्का ले जाओ, बेच लो, यही हुक्के हुक्के वाली है जाओ अपन, यही में लगा है तो और पैसा। ठीक है, घूम घूम घुमा के ये बात है। तो अब आप दोनों का अंतर समझ गए कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो पोर्टफोलियोज में लगाता है पैसा, यानी इंस्टीट्यूशंस में लगते, फाइनेंशियल सेक्टर के थ्रू लगाता है पैसा, इसमें इन्वेस्ट कर दिया, जो है किसी उसके थ्रू इन्वेस्ट कर दिया, डेट इंस्ट्रूमेंट में, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, इस तरह के तमाम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। और सीधे बिजनेस एक्सपेंशन में अगर पैसा लगा दिया, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में पैसा लगा दिया, तो वो एफडीआई हो जाता है, और ये एफआईआई या एफपीआई हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये बहुत खतरनाक होते हैं एफपीआई वाले, जानते हो क्यों? क्योंकि हमने उदाहरण लिया वो ठीक है समझने के लिए, लेकिन जो रियल वर्ल्ड में जो चीज होती है वो ये होती है कि एफआईआई फटाफट पैसा खींच लेते हैं। अगर उनको पता चला कि इकोनॉमी जो है डूब रही है, या ये होने वाला है, या ब्रेक होने वाला है, मार्केट गड़बड़ाने वाला है, टूटने वाला है, तो सट 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 पैसा खींच जाता है। ठीक है, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, और इसको समझिएगा। एक संतुलन जो है स्थापित करना पड़ता है, जो सरकार है अर्थव्यवस्था को इस चीज से, इस चॉइस से निपटने के लिए, बहुत बड़ी और कठिन चॉइस है ना, आप समझो बात को कि आप चाहते तो हैं कि एफडीआई में खूब पैसा आवे, यही तो चाहेगी जो रिसिपिएंट सरकार है, वो क्या चाहेगी कि एफडीआई में पैसा आए भाई, है कि नहीं है, ज्यादा से ज्यादा पैसा एफडीआई में। लेकिन दिक्कत क्या है, एफडीआई में दिक्कत क्या है कि वो बिजनेस वो ओन करता है। फिर रिस्क रिस्क वाला चीज हुआ तब तो ठीक है, उसका नुकसान है, लेकिन अगर डोमिनेट करने पे आ गया तब हमारे यहाँ की इकोनॉमी के जो पैटर्न को वो डोमिनेट करेगा फिर, क्योंकि वो ओनर है उसका बाहरी। तो सोवरेंटी, इकोनॉमिक सोवरेंटी एक तरह से खतरे में आ सकती है, सिक्योरिटी, बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं उसमें आ जाएंगी, समझ गए बात। तो ये एक जिसे कहते हैं कॉनंड्रम इसको बोलते हैं, ये एक दिक्कत इसमें रहती है, एक विरोधाभास है जिसका सामना करना पड़ता है सरकार को, कि कितना एफडीआई अलाउ किया जाए, कितना इस पे भरोसा किया जाए। ये दो सवाल होते हैं कि एफडीआई कितना अलाउ किया जाए, और कितना एफआईआई के सहारे रहा जाए। ये पता नहीं कब पैसा उठा ले जाए, और ये पैसा तो नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन ये इज्जत ले जा सकते हैं। कुल मिलाकर बात है कि एक है जो पैसा ले जा सकता है, एक जो है दूसरा जो इज्जत ले जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये बैलेंस करना पड़ता है। यहां तक समझ गए होगे, आई थिंक वेरी इजी। अब आते हैं कोर क्रक्स इशू पे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हो सकता है 15-20 मिनट, आधा घंटा और लगे, लेकिन आराम से पढ़ते जाइएगा, और इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, इसलिए इसको हम इंटरेस्टिंगली पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। तो माना कि करंट अकाउंट में खूब बढ़िया ट्रेड हो रहा है, इंडिया से चीज बाहर जा रही है, बाहर से पैसा आ रहा है, ओके, बहुत अच्छा, शाबाश। एफडीआई वॉज, आर्यन लिखता है कि एफडीआई वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू कट ऑफ चाइना अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, और हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। एफडीआई का जो जो धीरे धीरे स्टेप्स में जो रिस्ट्रिक्शंस खोली गई हैं, उनके पीछे क्या सोच है सरकार की, कैसे उसको इस्तेमाल करती है सरकार एज ए पॉलिसी टूल, डिप्लोमेटिकली और अदरवाइज, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, एफडीआई पॉलिसी पूरी हम पढ़ेंगे, स्पेशली पढ़ेंगे, इस क्लास में नहीं हो पाएगा, लेकिन अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो करंट अकाउंट में पैसा आ रहा है भाई, चलो मानो कि कितना, 80 रुपया का। अब यहाँ पर एक मैक्रो व्यू लाना जरूरी है। अब इंडिविजुअल तो आपने एग्जांपल्स देख लिए,
अब मैक्रो व्यू समझिए, इकोनॉमी का व्यू समझिए। आप अपने अभी तक की स्टडी और एक्सपीरियंस से बताइए कि इंडिया में इंपोर्ट्स एवरेज एवरेज जब से भारत है तब से एवरेज इंपोर्ट बिल ज्यादा रहा है या एक्सपोर्ट अर्निंग? इसमें तो इट इज अ नो ब्रेनर। ऑन एन एवरेज क्या हालत रही है हमारी, बताओ भाई। बिल्कुल। इसका इसका कारण ट्रेस कर सकते हो, सोचना इस पर, अभी अभी नहीं इस पर बहस करनी है ना, चैट बॉक्स में लिखना, यू कंसीडर इट, गिव इट अ थॉट, ओके। तो ये पक्का है कि इंपोर्ट बिल भाई ज्यादा रहा है, बहुत ज्यादा रहा है। तो मान लो इंपोर्ट का जो है वो बिल है वो आ गया इतना 100 रुपया, और जो एक्सपोर्ट किए उससे पैसा टोटल जोड़ जाड़ के आया 80 रुपया, 20 रुपए का डेफिसिट हो गया। तो ये डेफिसिट कौन से में है भाई, अकाउंट में है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह की वजह से या इन तीनों में कोई भी हो दोस्त। देखो, गुड्स और सर्विसेज है, गुड्स और सर्विसेज, देखो ऐसे, देखो ध्यान से सुनना हमारी बात। 45 45 ठीक, 45 और 45, इनका जो इंपोर्ट किया हमने, इनका जो एक्सपोर्ट किया, सॉरी एक्सपोर्ट किया, तो 45 रुपीज मिला गुड से, 45 रुपीज जो है मान लो मिला 30 सॉरी सॉरी माई फॉल्ट, इक्वेशन में बैठाना है ना इसलिए, 35 इससे मिला, ठीक है, 35 ये बिल आया, हमको मिला, पैसा मिला, और 35 ये मिला, 35 70, और 10 रुपया ट्रांसफर्स में आ गया, तो 70 और 10 80, ठीक है, 80 रुपया आया। लेकिन जो खर्चा हुआ, जो गुड्स और सर्विसेज हमारे यहां जो कंज्यूम किए गए, ये जो हमने 70 रुपया जोड़ा वो तो हमारी फीस थी कि हमने भैया तुमको दिया है, तो हमको सर्विसेज दी, हमने तुमको गुड सप्लाई किया, हमको पैसा दो, तो 35 रुपया आ गया। सर्विसेज दी, पैसा दो, 35 रुपया आ गया। कुछ लोग ऐसे ही दे दिए 10 रुपया, गिफ्ट रेमिटेंसेज में आ गया, हमारा हो गया 80 रुपया, ठीक है फाइन। लेकिन हमारी इंडियन पॉपुलेशन ने भी ऐसे ही कंज्यूम किया होगा ना दूसरे देशों का भी, तो उसके बदले पैसा देने की जब बात आई तो फिर बड़ी भयानक स्थिति। तो वो भी वैसे 45 45 90 और 10 100 100 हो गया, वो 10 आने वाला भी था और 10 जाने वाला भी था, मान लो, समझ गए बात। तो 100 रुपया हो गया। अब हम लोग शॉर्ट पड़ गए। तो ये कौन से ट्रांजैक्शन हैं, किस अकाउंट के ट्रांजैक्शन हैं? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हैं। तो जो 20 रुपया खंग गवा, जो 20 रुपया जो कम पड़ गया, ये 20 रुपया कैसे, कौन सा डेफिसिट? ये डेफिसिट तो है ही, तो कौन सा डेफिसिट कहलाएगा? करंट अकाउंट डेफिसिट इसको बोलते हैं, सीएडी, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया भाई। 20 रुपया करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। अब क्या करें? अब क्या करोगे ये बताओ? ये पाटना तो पड़ेगा ही ना भैया। वैसे ही जैसे बजट का डेफिसिट पाटना पड़ता है, वैसे ही एक्सटर्नल सेक्टर का भी तो डेफिसिट तो पाटना पड़ेगा ना आपको। 20 रुपए का कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। आपकी किस्मत अगर अच्छी है, अगर आपकी तकदीर अच्छी है, तो जो है कैपिटल अकाउंट में सरप्लस हो जाए। तो बोला ये क्या बात बोल रहे हैं आप, कैपिटल अकाउंट में सरप्लस हो जाएगा, क्या मतलब है? कैपिटल अकाउंट में सरप्लस कब होगा? बहुत तकदीर वाले हुए कि इतना इन्वेस्टमेंट से पैसा आ गया, एफआईआई वगैरह से इतना पैसा आ गया कि इसलिए सरप्लस हो गया। अरे दैट इज नॉट हैपनिंग, रियलिटी भी तो कोई चीज है। मुख्य रूप से बढ़ता क्या है? बोरोइंग्स। बहुत अच्छे तकदीर वाले हैं तो कंसेशनल असिस्टेंस, ठीक। शुरुआती 2003 दशक में मेरे दोस्तों समझिए बात को, भारत की स्वतंत्रता पश्चात, प्राप्ति पश्चात, शुरुआती 2 3 या 4 कह लीजिए, शुरुआती 3 दशकों में कह लीजिए, कंसेशनल असिस्टेंस खूब मिला करती थी। समझ गए बात? इसलिए किसी तरह सस्टेन कर रहे थे। जैसे ये जो पैटर्न बहुत बुरी तरह से गिरा है, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं आपको डेटा में भी बताऊंगा कि बहुत बहुत तेजी से ये पैटर्न गिरा कि कंसेशनल असिस्टेंस जो कि 80-90% शायद हुआ करता था पहले, वो घट के 1/3 या कितना रह गया, बहुत कम रह गया। और फिर उसकी जगह पे हमको भरना पड़ा किस चीज से? बोरोइंग से। समझे बात को? पहले भारत को भाई नया नया स्वतंत्र हुआ था तो लोगों से असिस्टेंस, ग्रोइंग इकोनॉमी है ये, वो अंडर डेवलप्ड है, ऐसा ऐसा करके मिलती थी, तब उतना खलता नहीं था, ठीक। लेकिन जब बोरोइंग पर हैविली डिपेंड करने लगे तब दिक्कत आने लगी, क्योंकि उसका एक दिक्कत ये है ना कि वो इंटरेस्ट कॉस्ट उसकी पे करनी पड़ती है बहुत खतरनाक तरीके से। समझ गए बात? तो कैपिटल अकाउंट में अगर
सरप्लस की आप बात कर रहे हैं तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपने लोन लिया हुआ है। प्रैक्टिकल मैं आपको बात बता रहा हूं कि बाहर से बोरोविंग आपने इकट्ठा की है। प्रैक्टिकल बात यह है दोस्त, ठीक है। सरप्लस सरप्लस दिख रहा है लेकिन है बोरोविंग, ठीक है। बोरोविंग है तो उसकी वजह से आपके पास थोड़ा डॉलर ज्यादा हो गया है, बस यही इतना ही है, ठीक है। 10 डॉलर मान लीजिए आपके पास एक्स्ट्रा हो गया और $20 आप कम पड़ रहे हैं। ये रुपया ना समझ लेना बे, डॉलर है मेरे भाई, समझ गए ना, क्योंकि बिल देना है ना, समझो ना बात को। बिल चुकाना है ना बाहर, तो डॉलर में चुकाइएगा ना। हाँ तो $10 तो यहां से आ गया, ऐसे करके ये लो $10 आ गया किसी तरह जुगाड़ से, $10 यहां से मिल गया। अब भी $10 कम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है बताओ? $10 में भी कम पड़ रहा है, तो अब इसका क्या करें? अब क्या उपाय है बताओ? कहां से भरेंगे इस $10 को? इसमें इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, चैट बॉक्स में लिखो। ये जो डिफिशियंसी है कहां से भरी जाएगी? लोन तो ले लिए मुकुल, लोन ही तो है ये, बोरोइंग्स। आ रहे हैं लाइन पे कुछ लोग। सेजल ने आंसर दिया, विपेंद्र ने दिया, हाँ ठीक है। क्या समझ रहे? फॉरेक्स रिजर्व, हाँ ठीक है शुभम, ठीक है, पहुंच रहे हैं आप लोग। समझो बात को। अब जो है, जब जैसे कहते हैं जब सब हालत खराब होगा, गुल्लक से पैसा निकालना पड़ेगा, है ना। जितना इधर उधर बाहर बाहर मैनेज कर सकते थे कर लिए। अरे टैक्स में कहाँ डॉलर आएगा, सोच कर देखो। टैक्स से तो रुपया आता है ना, यहाँ तो डॉलर पे करना है ना आपको। तो कंट्री के पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं होता है। जो सालों से आप ये सब कर रहे हैं, तो आपका फॉरेक्स रिजर्व कुछ ना कुछ मेंटेन होगा ना भाई, ऐसे समझिए इस चीज को। तो ये जो है वो भरा जाता है कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व के सेल से। यहां डेफिसिट मॉनिटाइजेशन कर सकते हैं क्या? डॉलर हम छाप सकते हैं। इसीलिए इसीलिए तो जो है फॉरेक्स में से पैसा लेके देना पड़ेगा। अभी उस दिन वीणा जी ने बात की थी और मैंने आशीर्वाद दिया था कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक पीसीएस का मेंस आएगा तब तक अपना टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो उस आशीर्वाद का कुछ असर पता चला लोगों को, समाचार पता चला कुछ? चलो वापस इस पर आ जाते हैं। तो भाई कुल मिलाकर इसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, ठीक है। यही जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट है कि हमारा टोटल अर्निंग जो है वो कितना है, टोटल इंपोर्ट बिल कितना है, एक्सपोर्ट अर्निंग की क्या है, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों को मिला लीजिए। अब दोनों को मिला लीजिए, दोनों अल्टीमेटली जीरो जैसा हो जाएगा ना। आप समझिए बात को, अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा ना। जब आप फॉरेक्स रिजर्व को इस्तेमाल कर लेंगे तो ऑब्वियसली बैलेंस हो गया। समझ गए बात? बैलेंस ऑफ पेमेंट इसीलिए तो कहते हैं कि बैलेंस हो गया। यार का जो घाटा था वो यहां से या फिर यहां से, दो जगह से बैलेंस किया हम। अरे एक तो इतना गंदा आ जाता है ये कचरा कचरा। हाँ, इस तरफ जो घाटा आ रहा था, करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है, ऐसे बात करिए ना। अब आप लोग टर्म्स यूज करना शुरू करिए भाई, कि करंट अकाउंट को डेफिसिट को या तो कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से भरा जाएगा या फिर फॉरेक्स रिजर्व के सेल से भरा जाएगा। दो जगह से भरा जाएगा तो अल्टीमेटली बैलेंस होगा कि नहीं होगा? नील बटा सन्नाटा हुआ कि नहीं? यहां हो गया बैलेंस। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट दरअसल क्या है? ये ₹90। समझो बात, फॉरेक्स रिजर्व को इस्तेमाल करने से पहले आपके तराजू की स्थिति क्या है? आखिरी बांट तो आप धरिंदे हो, आखिरी बांट जो है बैलेंस करने के लिए तो आप एक रकबे करोगे 100 ग्राम का। उससे पहले आपकी स्थिति क्या है? पलड़ा जो है वो किस तरफ है? अंडरस्टूड? तो ये जो पैसा डाल रहे हैं, भरना पड़ रहा है, उससे पहले की स्थिति क्या है? तो पता चला $10 का करंट अकाउंट डेफिसिट अभी भी बचा हुआ है, सब कुछ करने के बाद भी बचा हुआ है। करंट अकाउंट के सरप्लस को इस्तेमाल करने से भी। इस पोजीशन को जो पोर्ट्रे करता है वही बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बहुत सिंपल सी बात है। अब कहीं प्रीलिम्स में ये सब टर्म्स ना पूछ ले कहीं दाहिने बाएं करके, तो बताए देते हैं, जाने रहो। बैलेंस ऑफ पेमेंट दरअसल एक खाता वही ही है, लेखा जोखा ही है। तो लेखा जोखा में कुछ आइटम्स होते हैं जो अबव द लाइन आइटम्स कहलाते हैं। वो ऑटोनोमस आइटम्स है, मतलब वो किसी इकोनॉमी को, किसी सरकार को इच्छा पूर्वक नहीं करना होता है, वो तो हो ही रहा है। क्या हो रहा है सर, समझे नहीं? करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में अनिच्छा पूर्व जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं वॉलंटरी नहीं है ये,
अपने आप ऑटोमेटिकली वो तो हो ही रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बोरोविंग, ये सब रिपेमेंट, ये सब चलता रहा है। इसके लिए कुछ एफर्ट करके नहीं कर रहे हैं, सोच के नहीं कर रहे हैं, किसी उद्देश्य से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। ये जो ऑटोनोमस आइटम्स होते हैं, जो ऑटोनोमस आइटम्स है ना, ओके, उन्हीं के वजह से, जो अभी एग्जांपल हमने लिया, उनकी वजह से 20 रुपया क्या हो गया, करेंट अकाउंट डेफिसिट। और फिर उसमें कैपिटल अकाउंट से 10 रुपया आ गया प्लस, तो कुल मिलाकर कितना डेफिसिट बचा, 10 रुपया। ये जो 10 रुपए का डेफिसिट जो बचा, वो किसकी वजह से बचा, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के साथ ट्रांजैक्शंस के फलस्वरूप। बात सही है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में होने वाले सारे ट्रांजैक्शंस, इनग्रेस इग्रेस, इनफ्लो आउटफ्लो, सब मिला के बराबर कर दिया हिसाब, तो 10 रुपए का करंट अकाउंट डेफिसिट बचा। ये किन की वजह से हुआ, किस तरह की घटनाओं और ट्रांजैक्शन की वजह से हुआ, जो ऑटोनॉमस है, वो अपने आप हो रहे हैं। सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं की है इसके लिए, कुछ किया नहीं है, वो हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है, ओपन इकोनॉमी में हो रहा है वो। अब इस 10 रुपए को भरने के लिए तो आपको जो है विलिंग एक्शन लेना पड़ेगा ना। 10 रुपए का गैप हुआ को भरने के लिए तो अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अब चीजें इवेंट के तौर पे नहीं होंगी, एक्शन के तौर पे होंगी। और वो एक्शन क्या है, अभी तो बताए थे, ऑफिशियल रिजर्व सेल को ही, वही वही फॉरेन रिजर्व, जो फॉरेक्स रिजर्व जो इस्तेमाल किया 10 रुपए हुआ, उसी को जो टर्म है वो ऑफिशियल रिजर्व सेल कहलाता है, ओआरएस। तो ओआरएस का ही काम करता भी है। ठीक है भाई, ये बात समझ गए, यहां तक समझ गए। तो ये बिलो द लाइन आइटम्स कहलाते हैं, इनकी वजह से ये करना पड़ता है। क्या ये लाइन जो मैं बोल रहा हूं समझ में आया, इनकी वजह से ये करना पड़ता है हमको। ठीक, क्लियर, ओके। फिर सब चीजें एक्यूरेटली रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट में कुछ ना कुछ छूट छाट जाता है, जो लास्ट में जब ऑडिट टाइप का समझिए बैठते हैं बनाने, तब वो लेफ्ट आउट आइटम्स जो है वो इस हेडिंग में डाल के बैलेंस किया जाता है। एरर्स एंड ओमिशंस उनको कहा जाता है। ठीक है, गलतियां और भूल चूक लेनी देनी, याद है, तो यहां भी है भूल चूक लेनी देनी, नहीं रहा लिखत नहीं रहा कहीं बही खाता पे, है ना, तो वही है। नेहा बोल रही नहीं क्लियर हुआ, नहीं समझे बात को। अच्छा फिर से बता देते हैं, देखो यही वाला एग्जांपल वाले लेंगे और फिर से बता देते हैं। कोई ये इसमें कोई दिक्कत नहीं नेहा, आई एम वेरी हैप्पी। अगर तुमने कहा है गलती से नहीं टाइप हो गया है तुमसे, अगर तुमने सही में कहा है कि ये नहीं समझ में आया, तो आई एम वेरी हैप्पी। ये चीजें मुझे बहुत पसंद है भाई, कि किसी को नहीं आवे उसको 10 बार मतलब 20 बार 50 बार पूछो हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसान सी चीज है। अभी तक जो हमने जो भी पढ़ने की कोशिश की है, उसमें हमने ये पढ़ा है कि कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दो अकाउंट होते हैं, दोनों में आदान प्रदान की पूरी व्यवस्थाएं चलती रहती हैं, क्योंकि ज्यादातर चीजें जो है कैसी छोड़ दी गई हैं, ऑटोनोमस छोड़ दी गई है, ऑटोमेटिक रूट जैसा हो गया है कि भाई ठीक है आप लोग बिजनेस ओपन हो चुकी, इकोनॉमी तो ग्लोबलाइज हो चुकी है, ओपन हो चुकी है, तो आयात निर्यात चलने दीजिए भाई, दोनों अकाउंट में चलने दीजिए, ऐसे आएगा जाएगा आएगा आएगा जाएगा जाएगा आएगा चलता रहेगा। ठीक है, कुछ ही आइटम्स ऐसे हैं ना कैपिटल अकाउंट में, जिनको जो परमिशन लेके करना है, ये करना, वो बाद में देखेंगे। कुल मिलाकर आयात निर्यात अपना चलता रहता है। तो इन दोनों में जो भी घटनाएं हो रही है वो तो अपने आप हो रही है भाई। ठीक है, सरकार को तब तक कदम डालने की जरूरत नहीं है इसमें, जब तब तक उतरने की जरूरत नहीं है, ये सब तो अपने आप हो रहा है, सब अपने आप बैलेंस हो जाता है, ऐसे ऊपर नीचे होकर धीरे 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 ऐसे बैलेंस हो जाएगा। ये कैसे बैलेंस हो जाएगा, फाइनली एक फिगर आ जाएगा कि 10 रुपए भैया डेफिसिट है टोटल। ये आपस में लड़ मरे दोनों, करंट अकाउंट में भाई माइनस था, लेकिन कैपिटल में भगवान की दया से प्लस था। आपस में लड़ लड़ा के अंत में बात आई कि अब ही 10 रुपया कम पड़ रहा है, यहां तक पहुंच गए। तो यहां तक तो सरकार ने थोड़ा कुछ किया, इसमें सरकार का कोई पॉलिसी इंटरवेंशन है क्या, ये तो अपने आप हो ही रहा है। अब इस 10 रुपए को भरना है, तब सरकार होगी और बोलेगी कि भाई फॉरेक्स से इसको यूज करते हैं। ठीक, तो फॉरेक्स को इसको इस्तेमाल किया, तो दो स्टेप हो गए कि नहीं हो गए। एक जो ऐसी घटनाओं का समुच्चय हो गया जो स्वतः घटित होती रहती हैं, और दूसरा उन घटनाओं के परिणाम स्वरूप जो 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 अंततः जो स्थिति बनी, उस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, उस स्थिति का समाधान निकालने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया, पहली बार कदम उठाया। तो जो वो आइटम्स हैं वो ऑटोनोमस है, और जो कदम उठाना पड़ रहा है कि लाओ भाई घाटा को भरो, ठीक है, जो आइटम ऑटोनोमस थे उनके वजह से ये कदम उठाना पड़ रहा है, तो वो एकोमोडेशन है। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, किसी को एकोमोडेट कर लेना, कि मतलब चलो हम जो है
मैनेज कर लेंगे, चलो तुमको हम जो है वो अपने उसमें सहजता से स्वीकार कर लेंगे, या एक्शन लेके किसी को संभाल लेना का मतलब हुआ। तो संभालने की जो वो जो प्रक्रिया है संभाल लेने की, वो सरकार उठाती है, तो हो गया खत्म काम। ऑफिशियल रिजर्व का जो सेल है वो एक बिलो द लाइन आइटम है। क्यों है? क्योंकि वो जो है वो जानबूझ के करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि ऑटोनोमस का रिजल्ट पता नहीं क्या हुआ, वो तो अपने हाथ में है नहीं। ऑटोनोमस का रिजल्ट जो है वो घाटा कितना भी आ सकता है, तो उस घाटे को भरने के लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। तो ये यत्न पूर्वक जिसे कहते हैं, जो यत्न पूर्वक कार्य किए जाते हैं वो बिलो द लाइन आइटम्स होते हैं, बाद में आते हैं। पहले इनका सारा हिसाब किताब कर लिया जाता है, फिर लाइन खींच दी जाती है। लाइन नहीं खींचोगे, अरे अभी तो जान लो बिलो द लाइंस का जो मार्मिक अर्थ है वो क्या है। भाई ये करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ, ये कैपिटल अकाउंट डेफिसिट या सरप्लस जो कुछ भी हुआ, और एक लाइन नहीं खींच दोगे यहाँ पर कि सब जोड़ जाड़ के -10 हुआ भाई। अब इस -10 को भरने के लिए जो कर रहे हो बिलो द लाइन है ना, तो बिलो द लाइन आइटम हो गया, फर्जी का लोड लेना है। बताओ भाई नेहा, ठीक? चलो ठीक है, आगे बढ़ जाता है जल्दी से। तो क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन, 1991 में हम लोग ओपन हुए, और इसीलिए ये चर्चा इतनी प्रासंगिक हो जाती है भाई। देखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। एक मिनट, फोन आ गया, इसको ये लेना जरूरी है। रियली अर्जेंट। तो हम कह रहे थे कि क्योंकि इंडिया जो है वो टर्न टू एन ओपन इकोनॉमी एसेंशियली इन 1991। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखिएगा कि थोड़े बहुत जो है रिफॉर्म्स हैं वो 80s में ही शुरू हो गए थे, ठीक है? यू डू नॉट गेट अ रॉन्ग इंप्रेशन, 80s में भी रिफॉर्म्स बहुत सारे शुरू हो गए थे, लेकिन इसेंशियली इफेक्टिवली जो है वो 1991 में हमने इकोनॉमी को ओपन अप किया। तो आप इस जर्नी को थोड़ा सा समझ लें, मेरी इच्छा है कि आप इस जर्नी को जरूर अच्छे से समझ लीजिए कि 3 फेज में इसको बांटा जा सकता है। विमल जालान साहब ने जो किताब लिखी है ये उससे उद्धृत है सारे, और उन्होंने कहा कि 56-57 से लेकर जो पहला फेज जिसे कहते हैं, अगर हम देखना चाहें तो 56-57 से लेकर 75-76 के बीच का जो एक फेज है, उसमें परसिस्टेंट बीओपी प्रॉब्लम्स बनी हुई थी। वैसे ही मतलब आप तो समझ ही सकते हैं कि इस बीच में तो बहुत सारी घटनाएं हुई थी। ये तो आपको याद ही होगा कम से कम, और कुछ ना याद हो तो। याद है क्या किए थे ओपेक वाले? सबको ध्यान होगा, है ना? सबको याद ही होगा भाई कि इसमें क्या घटना हुई थी। बता दीजिए भाई चैट बॉक्स में, ताकि अपने नए साथी भी जो है वो भी देखते रहे। लोग है ना, क्या हुआ, ये लोग कार्टेल बना लिया था ना। ओपेक कंट्रीज जो तेल पैदा करने वाली कंट्रीज है वो सब कार्टेल बना लिए थे, और कह रहे थे कि कार्टेल हम ऐसा बना लेंगे कि हम सब लोग उतना ही पैदा करेंगे। हम लोग क्या कम कर देंगे? लिखो चैट बॉक्स में, हम क्या कम कर देंगे? इकोनॉमिक्स के टर्म्स में क्या कम कर दिया, क्या कंट्रोल कर दिया था इन्होंने? और आदित्य थोड़ा और इकोनॉमी के टर्म में आ जाओ। हाँ भाई सही बोल रहे हो, मतलब कुछ गलत नहीं है। सप्लाई को हम कंट्रोल कर देंगे। और लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड क्या पढ़े हम लोग कि अगर किसी मार्केट में सप्लाई को कंट्रोल कम कर दिया जाए तो उसकी प्राइस, जब कम टू फ्यू गुड्स रह जाएंगे तो लोग जो है उसके लिए ज्यादा पैसा देने के तैयार। सिंपल सी बात है, ओपन मार्केट है भाई, ऐसे ही हो जाएगा। ये जो हुआ, ये कार्टलिंग जो हुई, इसको इकोनॉमी के टर्म में क्या बोलते हैं? अगर नहीं हुई होती कार्टलिंग तो क्या बोलते हैं? याद आया? परफेक्ट कंपटीशन है ना, ये कॉम्पिटिटिव रहता भाई। जो जैसा अपना एग्जैक्टली अमन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। याद आ गया सबको, है ना? ओलिगोपोली का एग्जांपल हो गया ना। ओलिगो मतलब कुछ लोग, और पोली मतलब कि अधिकार, कुछ लोगों का अधिकार। तो कुछ लोग मिलके इस पर जो है कब्जा कर लिए, क्योंकि प्रोडक्शन जो है सीमित लोगों के पास था, तो वो लोग तय करने लगे सप्लाई, और सप्लाई तय करने का मतलब प्राइस तय करना।
तो वो ऑयल शॉक लगा था इंडिया को उस बीच में, बहुत प्राइसेस बढ़ जाने की वजह से दिक्कत आई थी। ठीक है, हमारे एक्सपोर्ट्स भी उस दौरान अच्छे नहीं थे इस फेज में। क्यों नहीं अच्छे थे हमारे एक्सपोर्ट्स? आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, क्वेश्चन आंसर क्विज करके किसी और दिन क्विज रख लेंगे, अभी बताता जाता हूं मैं जल्दी जल्दी। देखो भाई, इंडिया का जो कॉलोनियल हैंगओवर था, and rightly so, we were very skeptical about it. Okay, I'll tell you what has happened, that India has been very skeptical right since the policy beginning, right since independence. India has not been very confident about the potential of exports to support us because of the burnt fingers, as they say it. Because हमारे हाथ जले हुए थे पहले से। अंग्रेजों के जमाने में क्या हुआ, अभी आप पढ़ ही रहे हैं, हिस्ट्री में पढ़ ही रहे हैं। What happened in the colonial era? Did they allow our industries to flourish there, our industrial products to flourish there? No, high tariffs were put. Okay, I told you one example. What was that example? Do you remember that? That the Indian fabric was so highly demanded by the people outside that one lady was fined with so and so pound, बहुत हैवी पाउंड का उस पर जुर्माना लगा था, क्योंकि उसके ऊपर हिंदुस्तान की कहीं शिप पे आते जाते समय उसके हिंदुस्तान की एक रुमाल निकल आई, भारत की बनाई हुई एक रुमाल निकल आई, तो उसको फाइन किया गया। इतने हैवी टैरिफ्स लगाए जाते थे कि इंडियन प्रोडक्ट्स को यहाँ पर जो है वो, हाँ कुछ ध्यान होगा शायद आपको। ठीक, व्हाट आई एम सेइंग that India's expectations from exports were never very high and positive, for the simple reason that we had the burden of experience. That's why it happened so. तो इसलिए एक्सपोर्ट्स के प्रति हम इसे कहते हैं, ये सब इकोनॉमिक टर्म्स है, मैं हवा हवा ही नहीं बता रहा हूं कहानी। दिस इज कॉल्ड एक्सपोर्ट पेसिमिज्म। There was a kind of export pessimism in India. In the policy making corridor, there was a kind of pessimism which pervaded each and every mind of policy makers. Okay? तो इसलिए वो भी नहीं था। फिर हमने रास्ता कौन सा चुना था, आपको ध्यान ही होगा, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन का रास्ता चुना था। तो सबसे बड़ा बिल क्या पे करना पड़ेगा? जो इंडस्ट्रियल मैकेनिक्स और जो इक्विपमेंट वो सब आप इंपोर्ट करेंगे, उसका बिल देना पड़ेगा कि नहीं हैवी, वो अलग परेशानी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नहीं होगी तो क्या होगी? और एज इफ दिस वाज नॉट एनफ, दिस वाज ऑलरेडी अ टॉवरिंग एक्सपेंडिचर इन इटसेल्फ to support heavy and protected industrialization in India. That was already a heavy expenditure for capital goods and machinery and also the technology. टेक्नोलॉजी का अपना अलग पैसा लगता था कि आइए भाई सिखाइए कैसे इसको चलाना है, फाइन। और उस पे लग गया ऑयल शॉक, हैवी एक्सपेंडिचर ऑयल इंपोर्ट पे, देन ऑब्वियसली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ ही जाएगी। सबका पैसा किस में जाएगा? डॉलर में ही तो जाएगा। ये जितना भी चीज लिखा हुआ है, इसका जो बिल है वो कहां से जाएगा? डॉलर में। और बिल आता और डॉलर आता किस चीज से है? एक्सपोर्ट से। और एक्सपोर्ट आपका आगे बढ़ नहीं रहा है। समझ गए बात? दैट्स द इशू। तो इसलिए इस फेज में परसिस्टेंट प्रॉब्लम्स बनी रही। 75, 76 and 79, 80 there was some improvement in BOP situation, and in fact that deficit was just 0.6% of the GDP, which is wonderful. It's a wonderful figure by any standards. It's a very good and healthy sign. ओके 7 महीने तक का इंपोर्ट बिल भरने का पैसा हमारे पास आ गया इस बीच में। क्यों? क्योंकि इस स्पेशली ये बहुत बढ़ा उस बीच में। प्राइवेट रिमिटेंसेस खूब आई भारत में। ठीक है, बाहर दूसरे देशों में काम करने वाले जो भी लोग थे, गल्फ कंट्रीज वगैरह में, सब सुने होंगे, है ना। और भारत में वैसे भी इवन जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज वगैरह थी, थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट वगैरह पिक किया था इसमें, जहां तक मुझे ध्यान आता है। तो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज और बहुत सारी चीजें जो है वो उनसे रिमिटेंसेज आए। फिर एक्सपोर्ट्स में भी थोड़ा ग्रोथ हुआ, यही सर्विसेज वगैरह के एक्सपोर्ट में ग्रोथ हुआ। फॉरेन एड भी कुछ मिली, IMF ने भी कुछ फैसिलिटीज अपनी जो है वो हाजिर कर दी। इन सब की वजह से थोड़ी सी इंप्रूव्ड रही BOP सिचुएशन इस बीच में। इन 3-4 सालों में सिचुएशन थोड़ी ठीक रही। और लेकिन आप तो जानते ही हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अनलेस यू ब्रिंग इन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड अनलेस यू ब्रिंग इन long-term solutions to problems, you are only postponing an economic crisis, and that is what precisely happened. समझ गए बात को? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो फाइन बैलेंस होना चाहिए, वो बैलेंस एक्सपेंडिचर पैटर्न में, बजट आउटले में नहीं हुआ। डेफिसिट फाइनेंसिंग करते रहे हम, और डेफिसिट फाइनेंसिंग प्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस प्लस मेनली किस कारण से? जो उस समय के जो ऑयल शॉक्स लगे, जो वो, और चौथा चीज क्या हुआ? शॉर्ट टर्म डेट ने ट्रिगर की तरह काम किया। इतनी चीजों ने इंडिया को परेशान किया। तब वो क्राइसिस आई
जिसके अगेंस्ट हमको 1991 का काम करना पड़ा। तो कभी भी ये मत कहिएगा कि दिस वाज ओनली अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, नो इट वाज नॉट। ओके, देयर वर स्ट्रक्चरल इंग्रेडिएंट्स टू दिस पर्टिकुलर क्राइसिस एंड एनी अनबायस्ड and unprejudiced mind could see since very long ago, one could see that this is inevitable, it is going to happen. कोई भी impartial economist होगा उसको दिख जाएगा कि ये दिक्कत होने वाली है आज, नहीं तो कल होगी प्रॉब्लम। ठीक है, खैर आते हैं क्यों सीवियर बीओपी क्राइसिस हुई इस दौरान 80 से 90 के बीच वाले पीरियड में सीवियर बीओपी क्राइसिस क्यों आई? फिर इनविजिबल्स से जो अर्निंग थी वो हमारी स्टैग्नेट करने लगी, सर्विसेज वगैरह से जो अर्निंग थी वो सैचुरेट हो गई, जितना बढ़ना था बढ़ गया, वो जो है कम होने लगी। फिर प्राइवेट रेमिटेंसेस भी नहीं बढ़े, फिर उसके बाद जितने होने थे हो गए। तो ऐसा होता ही है, एक प्लेटू तो आ ही जाता है ना ग्राफ में, हमेशा थोड़ा ऐसे जाएगा, आगे जाके ऐसा हो जाएगा। वो फिर ये देखो, ये इसने हमें मारा असली इंटरेस्ट पेमेंट, जिसे डेट ट्रैप कहते हैं। ठीक है, डेट ट्रैप जो कहलाता है, वो डेट ट्रैप जैसी स्थिति आ गई। यानी डेट ट्रैप का अर्थ क्या हुआ कि हम तुमसे 100 रुपया उधार लिए, उस पे हमको 10 रुपया इंटरेस्ट देने का बनता है। हमारी स्थिति ऐसी कि ये 100 रुपया तो डूब ही गया है, ये 10 रुपया लेने के लिए भी अब दूसरा 10 रुपया उधार लेना पड़ रहा है, उधार से इंटरेस्ट चुका रहा हूं, बताइए हाल, या लोन चुका रहा हूं, ऐसी स्थिति आ जाए तो समझो डेट ट्रैप हो गया। ओके, तो फॉल इन अर्निंग्स ये हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, शार्प राइज इन इंपोर्ट्स। ठीक है, इंपोर्ट बिल में भी शार्प राइज हो गया। ठीक है, ऑयल का बहुत हैवी इंपोर्ट हम लोग किए खूब कायदे से। ये शार्प राइज एक कारण और हुआ, ये बता दे, अभी मैंने जिक्र किया था आपसे हल्के से, बहुत दबी जुबान में एक चीज बोली थी। क्या बोली थी? कि ये वो पीरियड भी है जहां सिर्फ 1991 में ही नहीं रिफॉर्म हुआ है। मैंने आपसे कहा था ना, इंपोर्ट का लिबरलाइजेशन, देखिए काम भी आ गया, अभी पढ़े थे अभी काम आ गया। ये वाली लाइन देखिए, शार्प राइज इन इंपोर्ट, ये कोई भी लाइन बिना रीजन के मत पढ़िएगा कभी, और ना कोई लाइन लिखी जाती है पीडीएफ में बिना रीजन के। यहां पर इस दौरान 80 और 85 स्पेशली 85 के आसपास से रिफॉर्म का थोड़ा थोड़ा पीरियड शुरू हो गया था। इंपोर्ट्स को जो लाइसेंस राज और सब हुआ करता था ना, वो लिबरलाइजेशन प्रारंभ हो गया था, याद रखना इस चीज को यहीं पे। और उसके फलस्वरूप एकदम से झटका लगा, इंपोर्ट जो है बहुत तेजी से बढ़ गए, और इसलिए शार्प राइज हुआ इंपोर्ट्स में, समझ गए। और एक्सपोर्ट उस हिसाब से उतना रोबस्ट नहीं थे, इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गई, सिंपल सी बात है। और जो डेफिसिट थे, देखो डेट ट्रैप जो मैं बोल रहा था आपको, जो डेफिसिट थे ना, करंट अकाउंट डेफिसिट जो हुआ इसके फलस्वरूप, ये सब कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं भाई? एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा नहीं, बाहर से रेमिटेंसेस बढ़े नहीं, इनविजिबल्स का और इनकम कम हो गया, एक तरफ ये हो रहा, दूसरी तरफ इंपोर्ट बिल बढ़ गया क्योंकि हमने इंपोर्ट की पॉलिसी को लिबरलाइज कर दिया। तो अंत में क्या होगा? डेफिसिट तो होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट को, हैवी करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट हो गया। और उसको भरने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सबसे नीचे जो लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उस डेफिसिट को भरने के लिए क्या किया गया, किसका सहारा लिया गया? एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग्स और नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स, इनका सहारा लेना पड़ा। ये क्या है? हमारी इनकम है, चैट में लिखो। एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरोविंग और नॉन रेजिडेंट के जो हमारे पास डिपॉजिट्स हैं, वो इनकम है हमारी, नहीं है ना, लायबिलिटी है ना, हमको वापस करनी पड़ेगी ना, आप तो समझ ही रहे हैं, बोरोविंग्स है, यस एब्सोल्युटली। तो इसलिए लायबिलिटीज को लेकर आप डेफिसिट भर रहे हैं, समझ गए ना मेरी बात? वो स्थिति आ गई। सोचिए, ये सब सही में रेज हैंड कर रहा है रे तुम लोग जो, अच्छा जो रेज हैंड किया है वो लिखो भाई, कैपिटल आर लिखो चैट बॉक्स में, अगर सही में हैंड किए हो, रेज किए हो, या गलती से हो गया। अच्छा तब ठीक है, तब गलती से हो गया तब कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक, यहां तक बात समझ गए सब लोग। अब लास्ट वाला फेज थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं कि क्या हुआ फिर जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। अब क्या हुआ, रुको इधर ले आते हैं, ये देखो अब क्या हुआ। लास्ट में आते आते 1991 में जो भी स्टेप्स लिए गए वो किसी से छिपे हुए नहीं है। अगर आप इकोनॉमी के यूपीएससी के स्टूडेंट हैं और इकोनॉमी थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो ये तो आप समझ ही जाएंगे। 1993-94 से 91 में रिफॉर्म ही हो गया, तो वहां से थोड़ी थोड़ी टर्न अराउंड शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। ठीक है, 2000-2003 में क्या हुआ, सरप्लस हो गया, 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स तक सरप्लस रहा। ये पहली बार इंडिया के इतिहास में हुआ इंडिपेंडेंस के बाद। 2001 से 2003 का जो पीरियड था, लगातार 3 साल सरप्लस नहीं रहा है कभी भी। ठीक है, ये क्या लिखा है, गुड होगा, ये गुड होगा, गुड फॉरेक्स रिजर्व। 2007-8 में भी अच्छा फॉरेक्स रिजर्व रहा, और 2013-14 के बाद से भी
अप डाउन चलता रहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ अप डाउन चलता रहता है, लेकिन मोर और लेस जो है चीजें पॉजिटिविटी की तरफ है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो 2013-14 से भी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सस्टेनेबल लिमिट्स में रहता है, ऐसा हालत खराब हो जाने वाली नहीं है। इसी का दूसरा पहलू क्या है, देखो समझो समझो इधर देखो, करंट अकाउंट डेफिसिट, इसको किस चीज से भरा जाता है दोस्तों, बताओ जरा। दो कौन सी चीजें हैं जिससे भरा जा सके इसे, कैपिटल अकाउंट का सरप्लस, और दूसरा फॉरेक्स रिजर्व, यही तो है, इतना समझ गए आप। तो अगर हम तुमसे कहें कि फॉरेक्स रिजर्व हेल्दी बना हुआ है, तो क्या ये इस वक्तव्य में दूसरा वक्तव्य छिपा नहीं है कि या तो हमारा ये बहुत अच्छा है या ये बहुत कम है, सस्टेनेबल लिमिट्स में है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, तब भी तो बचा हुआ है, नहीं तो कंज्यूम नहीं हो गया होता। सिंपल सी बात है, या तो कैपिटल अकाउंट सरप्लस खूब अच्छा सा हो रहा है, या करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमारा कंट्रोल में है। दोनों ही कारण है जिससे कि फॉरेस्ट रिजर्व हमारा अच्छा बना हुआ है। इसी पे वीणा ने जो है वो सवाल पूछा था, याद होगा आपको, कि 256 या कितना बिलियन डॉलर जो है वो हमको अभी देना पड़ेगा, तब तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। तो 40% जैसा हमारा जो है फॉरेक्स इसी में खर्च हो जाएगा। तो बोला नहीं, वो मतलब वैसी भयानक स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व का 40% जा रहा है, 60% तो अभी भी हमारे हाथ में रहेगा, तो हमको ऐसा डेफिसिट में थोड़ा जा रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत शॉक वेव्स उसके, ये टॉपिक भी मैं आपको पढ़ा दूंगा कि कैसे अफेक्ट करेगा वो, डोंट वरी। यहां तक समझ गए आप। तो इन इन सालों में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों इतना फेवरेबल रहा है, मतलब इतनी स्थिति खराब क्यों नहीं हुई। इनविजिबल्स फिर से हमारे कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिए। याद रखिएगा, सर्विस है ना, ये सर्विसेज मेनली, सर्विसेज इंडिया इंडिया का जो है वो स्ट्रेंथ हो चुका है सर्विसेज, ठीक है। फिर नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स जो है वो भी है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये भी बढ़ा है। याद, तीन तीन सेक्टर याद है, याद है। कैपिटल अकाउंट में तीन हिस्से कौन से हैं, इन्वेस्टमेंट, फिर दूसरा बोलो चैट बॉक्स में, तब लिखे हम, इसीलिए पिक्चर बना के देते हैं ताकि पिक्टोग्राफिकली आपको याद रहे। बोरोविंग, शाबाश। तीसरा असिस्टेंस, शाबाश, वेरी गुड, ऐसे ही याद रखना है, बहुत सही, शाबाश। तो इन्वेस्टमेंट, बोरोविंग और असिस्टेंस तीन चीज है। तो अगर ये बढ़ जाएगा तो इसके ऊपर से बर्डन हमारा कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट अगर खूब अच्छा से आने लगे, FII FDI को भरने लगे, तो हो गया, सप्लाई मनी की तो बढ़ ही रही है, इंडिया इकोनॉमी में आ रहा है पैसा, फॉरेक्स आ रहा है। तो बोरोविंग थोड़ी कम हो जाएगी भाई, थोड़ा सा असिस्टेंस बढ़ जाए और भी अच्छी बात है। समझ गए बात। तो इन कारणों से इस जो है हमारी हालत थोड़ी सी बेटर रही है। अभी करेंसी कन्वर्टेबिलिटी इस माहौल में गड़बड़वा दोगे, सब कचकचा जाएगा खोपड़िया में जाके, इसलिए आज नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए इसको फिर नेक्स्ट क्लास में अपन कर लेंगे। ओके, ठीक है, आज मैं आपसे विदा ले रहा हूँ इस टाइम पे, और कुछ सारा कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, और फिर आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। चलो, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, जय हिंद।